इंडिया में बैक पेन जो है इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? बेसिकली सर, अगर देखो, हम आज मैं बात करूँगा, इंडिया में बैक पेन कॉमन नहीं है। जो हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ है, जो यूथ है, वो सिटिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? हमारे पास क्या है, पहले के लोग क्या करते थे, सुबह वॉक करते थे, घूमते थे, लाइक फिजिकली एक्टिविटीज़ करते थे। सो उसके अंदर क्या, अब आज के टाइम में मेरी मम्मी हो चाहे आपकी मम्मी हो, सोचे कि मेरे पुत्र को ऐसी जॉब मिलनी चाहिए कि बैठे बिठाए मिल जाए, हाँ कि बिल्कुल मेरे पुत्र सही को कह हिलना रहे ना हैं। पड़े सीट से। तो देखो, अगर वो पुत्र सुबह उठा है, काम पे गया, काम पे आया, तो वो कॉमन सी बात है कि भाई हाँ, वो बैक पेन में आएगा, क्योंकि उसके बाद वो बैठा का बैठा ही रह रहा है। ये मेरे साथ या आपके साथ नहीं, पूरे हमारे इंडिया के यूथ के साथ है। और नंबर ऑफ जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं यूथ की मैं बात करूंगा, लेस देन 40 एज के, वो बैक पेन से सफ़र कर रहे होते हैं, नेक पेन से सफ़र कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका पोस्चर खराब होता है, बैठने का, उठने का, वो चीज़ें मैटर होती हैं। तो तभी हमारा जो एक आज की जो सिनेरियो है, उसके अंदर बैक पेन के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, जो कॉमनली यूथ के अंदर ज़्यादा है। ओके। या आपने पोस्चर की बात करी, वो मतलब क्या कॉमन पोस्चर्स होते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग ज्यादातर करते हैं जो नहीं करने चाहिए? देखो वो हम लोग क्या है, हम लोग लेजी हैं। क्या करते हैं हम लोग, चेयर पे बैठ गए, मुझे पता है मेरा शेड्यूल, मुझे सुबह 8 बजे बैठना है और रात को 8 बजे उठना है, करते करते यूँ खिसकते हुए आगे आते जाएंगे, ऐसे पूरे ऐसे फैलते जाएंगे नीचे की तरफ। उसमें क्या होगा, आपकी बैक आगे की तरफ आएगी, मसल सारी डिफॉर्मिटीज लगा लो या फिर इनकरेक्शंस में चली जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे घर क्या, जो हमारे साथ कॉमनली क्या, हम लैपटॉप चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, फॉरवर्ड नेक पोस्चर की वजह से। हाँ ऐसे करके ना, मैं भी काफी ऐसे ही करके चलाता हूँ। हाँ, तो उसके अलावा अगर हम काम करने बैठे हैं तो उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि हम हमारा पोस्चर कैसा है। और मैं बात करूँगा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, मैं बात करूँ गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा समथिंग, तो वहाँ पे लोग, मतलब आप समझना कि 16-16 घंटे की सीटिंग करते हैं बस, एक ही चेयर पे, और पोस्चर सेम एज इट इज। अब देखा जे आपके शोल्डर राउंडेड हो जाते हैं कई बारी, क्योंकि वो पोस्चर ऐसा करेगा तो दिक्कत करेगा गला में। स्लाउचिंग शोल्डर की वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी रह जाती है। किस वजह से? आगे की तरफ शोल्डर, लाइक स्लाउचिंग की तरफ, अच्छा। उसको स्लाउचिंग पोस्चर बोलते हैं माई लैंग्वेज में। उसके अलावा उनका जो जो 16 घंटे काम कर रहा है या 12 घंटे काम कर रहा है, उसको खाने पे ध्यान ही नहीं है। तो ये भी एक चीज़ें पोस्चर में भी आती है, और जो एक मसल को वीक भी करती हैं साथ में। ओके। Yeah. तो फिर जो ये जॉब वाले लोग होते हैं, डेस्क जॉब वाले होते हैं, कॉर्पोरेट वाले होते हैं, ये कैसे वर्क कर सकते हैं अपनी नेक पे, अपनी बैक पे, कि इनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो? तो सर, मैं आपको सिर्फ अभी मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि उनकी सिटिंग ही 16-16 घंटे की है। सबसे पहले तो मैं उनको एक अपने ऑडियंस लगा लीजिए, चाहे हमारे पब्लिकली लगा लीजिए, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जब भी आप सिटिंग कर रहे हैं, कोशिश करिए 20 से 25 मिनट के बाद एक राउंड लेके आएँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कि उसमें क्या होगा, आप अपनी सीट से खड़े होंगे, देन एक राउंड लेके आएंगे अपने के आसपास, चाहे पानी के बहाने चाहे वॉशरूम के बहाने जाएँ, किसी भी तरीके से जाएँ, ताकि आपकी बॉडी पूरी सर्कुलेशन में रहे। ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात करना चाहूँ, आपका आपका हेड पोस्चर कैसा है, आप बीच बीच में देखें। हाँ, सबसे बड़ी बात रहती है जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, उसमें जो रहता है हमारा जो नेक होता है फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा है। ठीक है। और हम रख रख के ऐसे रहे तो सर्वाइकल कॉज हो जाता है, अच्छा, सर्वाइकल जो बैक में ज्यादातर होता है। नेक में, सॉरी, नेक में, सॉरी। नेक में रहता है। ठीक है। अगर आपको उसको करेक्शन में डालना है तो वो फ्लेक्शन में चला जाता है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। हाँ, अब उसको एक्सटेंशन इसमें अंदर डाल के उसको करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्या होगा, अगर आप 50 डिग्रीज आगे आए हैं तो आपको बैलेंस करने के लिए 50 डिग्री बैक भी जाना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार कह सकते हैं जिसको हम। तो तभी एक आपका जो बोला है सूर्य नमस्कार को लेके, ये भी बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर अब सुबह हम एक प्रॉपरली सूर्य नमस्कार की तरफ फॉलो अप पे करते हैं, 1 से 2, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं होता, और अगर ये सब करते हैं तो पूरी की बॉडी को स्ट्रेच करता है, आपकी बैक मसल्स को, आपकी नेक मसल्स को, एंड लोअर्स को भी। तो इसमें हेल्प कर सकता है कि आपकी जो लाइक डेस्क जॉब की वजह से जो इंजरीज लगा सकते हैं, या फिर आप उसको इनकरेक्शंस लगा सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं हम लोग। ओके। फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है अगर कोई भी मेजर इंजरी होती है, क्रोनिक इंजरी होती है कोई भी, तो उसकी रिकवरी में क्या कुछ हेल्प करती है मतलब? बेसिकली सर, मैं आपके क्वेश्चंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉनिक इंजरी नहीं होती है, क्रॉनिक बनाया जाता है। क्रॉनिक बनाया जाता है। कैसे? बताता हूँ क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, हम लोग कहते हैं कि यार हमें क्रॉनिक इंजरी हो गई है, क्रॉनिक इंजरी नहीं हुई है। जब आपको एक्यूट इंजरी हुई थी, एक्यूट मतलब आज इंजरी हुई, उसमें मैंने कुछ नहीं किया,
हल्का फुल्का सॉफ्ट टिश्यू मतलब लाइक हल्की सी मैनेजमेंट ले ली और देन कवर कर, लेकिन मैं प्रॉपरली डायग्नोसिस पर नहीं गया, प्रॉपरली ट्रीटमेंट पे नहीं गया, ठीक है। तो ना जाने की वजह से वो उसके वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मुझे 2 या 3 महीने के बाद दोबारा रिपीट होगी, ठीक है। वो हमारी क्रॉनिक इंजरीज में काउंट हो जाती है। तो क्रॉनिक इंजरी कभी होती नहीं है, क्रॉनिक इंजरी पेशेंट खुद बनाता है। ओके, तो बेसिकली ये है कि हमारी जो बॉडी है वो स्टार्टिंग में ही हमें रेड फ्लैग देना स्टार्ट कर देती है कि भाई तुम्हारा ये कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान दो, पर हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। देखो सर, मैं इतना मानता हूँ कि ऊपर वाले ने, ठीक है, हमारी बॉडी ने हमें कुछ फ्लैग्स दी हैं, लाइक जैसे रेडनेस, ठीक है, पेन, ठीक है, वहाँ पे टेंडरनेस या स्वेलिंग आ जाती है। हम लोग कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर उस जगह पे जाना चाहिए। भाई अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करो कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा क्यों है, ताकि वो चीज़ें बढ़े ना आगे जाके। फिर वो नहीं तो फिर क्रॉनिक कंडीशंस में आ जाती हैं वो चीज़ें रह जाती हैं। सबसे कॉमन इंजरीज क्या होती हैं, सबसे कॉमन इश्यूज क्या होते हैं जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं? अगर मैं सबसे कॉमन इंजरीज की बात करूं तो सर जो हमारे आजकल देखने को मिल रहा है, लो बैक, नेक पेन, ठीक है, और जो डेस्क पे काम करते हो तो उनको कॉमनली मिलता है चीज़ें। और अगर मैं एक 40 एज के प्लस की बात करूंगा, जो हमारी कॉमन है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में डॉक्टर आपको कहता है कि हाँ कि आपके घुटने में गैप आ गया है या गैप खत्म हो गया। तो ये इंजरीज हमारी फिजियोथेरेपी में देखने को, इंजरीज कह सकते हैं या जिसे नॉट प्रॉपरली बताऊंगा, लेकिन ये डीजनरेशन है, सबके साथ आना ही आना है। बट इंजरीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका हो गया गोल्फर एल्बो, टेनिस एल्बो। तो ना गोल्फर एल्बो अगर हम देखा जाए तो मेन गोल्फ से जो खेलते हैं उसमें बार बार पुलिंग होती है टेंडन की, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशंस हो जाती हैं। अच्छा। और टेनिस एल्बो में जो टेनिस खेलता है उसको उस तरफ हो जाती है, गेम खेलने से कुछ इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, या ओके, तो दैट्स समथिंग न्यू टू मी। जबकि हमने सुना कि गेम खेलोगे तो तुम हेल्दी रहते हो। ना, जो गेम खेलना हेल्दी है बट विद प्रिकॉशंस। एंड देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट वार्म अप करके गेम खेल रहे हैं, तो वो हमें इंजरी कॉज करेगा। ओके, बेसिकली चीज़ें यही रह जाएंगी ना कि यार बॉडी वार्म अप में नहीं है, मैं आया, आते ही मैंने खेलना शुरू कर दिया, बॉडी प्रिपेयर नहीं थी मेरी खेलने के लिए, तो उस कंडीशंस के अंदर वो इंजरी ही कॉज करेगा। जो नंबर ऑफ एथलीट्स होते हैं या नंबर ऑफ कुछ भी जो रनर करते तो वो बिना वार्म अप के अगर करेंगे तो वार्म अप इज़ ए, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो वार्म अप इज़ ए प्रायोरिटी ऑफ द एथलीट। उसको चाहे कुछ ना करना हो, पहले वार्म अप तो करना ही पड़ेगा। वार्म अप एंड कूल डाउन इज ए बेसिक। अगर किसी एथलीट को चाहे खेलना ना आता लेकिन उसको वार्म अप करना अच्छे से आना चाहिए। या क्या नंगे पैर चलना चाहिए? हाँ, कभी कभी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे पहले आपको ये देखना कि आपको कोई एंकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ जगह पे हम आके पेशेंट्स को बोलते हैं कि हाँ कि आप नंगे पैर कम से कम चलो, आपको कोई डिफॉर्मिटी ना हो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस बेसिस के ऊपर। क्या मतलब कुछ बेनिफिट्स होते हैं नंगे पैर चलने के? आपके ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छे रहते हैं और आपके स्ट्रेंथ बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी इंजरी या किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि कुछ जगह जैसे फ्लैट फुट लगा के चलो, अब हम फ्लैट फुट के अंदर पेशेंट को बोले नंगे पैर चले, उसका लोड बढ़ जाएगा, वो ताकि वो लोड बढ़ने की वजह से उस जगह का एरिया बढ़ गया, लाइक उस कंडीशंस में मना कर देते हैं। तो डिपेंड्स करता है आपकी कंडीशन टू कंडीशन। ओके, एक बात और है, जो आजकल स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनसे भारी उनका बैग होता है, तो ऐसे में वो जो इतना भारी बैग होता है उससे साइड इफेक्ट होता है उनके बॉडी पर कुछ? देखो सर, मैं उसको साइड इफेक्ट नहीं कह सकता, उसको आप ये समझना कि उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है बच्चे की। अच्छा, साइड इफेक्ट तो चलो हमने एक चीज़ करी तो ठीक है, लेकिन पूरी ग्रोथ रुक जाती है बिकॉज उसके शोल्डर्स पे लोड इतना आ जाता है कि वो ग्रो ही नहीं कर पाता। मतलब आज के टाइम में आज बच्चे देखो, आजकल हाइट छोटी रह जाती है। अच्छा, आप देखते होंगे। हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ ही नहीं कर पाई। ओके, ठीक है। और सेकेंडली इसमें अगर मैं एडिशनल बात डालना चाहूँगा अपनी तरफ से, तो आप देखेंगे कि हाँ उन पर स्ट्रेस लोड इतना है पढ़ाई का, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही डे बाय डे,
ठीक है। और जैसे हम लोग तो खेले हुए हैं, आप लोग तो गली मोहल्ले में अंदर या आपके आसपास में प्लॉट में या किसी ग्राउंड में, उन बच्चों को पता ही नहीं कि आउटडोर गेम्स होती क्या। उनको बस ये पता कि हाँ आउटडोर गेम्स क्रिकेट है, वो हमारे फ़ोन में चलता है, या आउटडोर गेम्स फुटबॉल है, वो हमारे फ़ोन में चलता है। वो सबसे बड़ी बात, उसके बीच में अगर मैं बात करना चाहूँ, हमारी मम्मियाँ आजकल की वो क्या करती हैं, बच्चा रो रहा है, फ़ोन पकड़ा दिया हाथ में, ये फैक्टर बन के आता है। तो मैं कि परेशान ना करे, साइड में कोई डिस्ट्रैक्शन लेके आराम से बैठा रहे, चुपचाप बैठा रहे। तो मैं एक इस आपके माध्यम से या एक पूरी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, आप ये नहीं कि हाँ कि बच्चों को लोड दे के रखे, थोड़ा उनको ना 3 से 4 घंटे कुछ प्लेइंग के अंदर, कोई एक्टिविटी के अंदर, लाइक जो उसको पसंद है आउटडोर्स के अंदर, उसमें डालें, ताकि उसकी बॉडी की मोबिलिटी भी बनी रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। खाली बैग इशू नहीं है इसका, मल्टीपल रीजंस है। हम लोग सोचते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा, हाँ ठीक है, पहले होता था कि यार मिट्टी में खेलेगा, पोल्यूशन है, वो सब चीज़ें तो हैं, बट क्या करें, ऑप्शन भी तो नहीं हमारे पास। तो आप यही रहेगा मेरे हर पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को अच्छे से उसको आउटडोर्स के बारे में बताएं, कोशिश करें कि अगर अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है प्लेइंग के अंदर या कोई एथलीट लेवल पे जाना चाहता है, उसको लेके जाए। ओके, वेल दैट्स अ ग्रेट पॉइंट सर। जो स्ट्रेस होता है उसका कोई साइड इफेक्ट होता है बॉडी पेन पर? तो सर मैं बात करना, अगर आपने बात तो बहुत अच्छी करी है कि स्ट्रेस का बॉडी पेन में फ़र्क है। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बॉडी में चेंजेस की वजह से स्ट्रेस आ सकता है। जैसे मान लो यार, मैं कोई एक पेशेंट है, मान लो ही सफ़र फ्रॉम टू दी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मान लो आपके लैंग्वेज में, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में गोडे में गैप खत्म हो गया, को चलने में दिक्कत आ रही है, वो पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, अब उसको क्या होगा, यार मैं घर पे बैठा हूँ, यार मेरे से चला नहीं जा रहा है, यार मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि अब मैं क्या करूँ। फिर धीरे धीरे करके डिजेनरेशन चेंजेस तो आने ही आने उसमें, तो ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि नहीं आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक, हाँ हम खुद से डॉक्टर बन जाते हैं घर पे फिर, ठीक है। पर आप ये नहीं सोचते कि पेशेंट क्या सफ़र कर रहा है। या देखो, अगर मुझे पेन है तो कॉमन सी बात है कि हम सफ़र फ्रॉम द स्ट्रेस से डिप्रेशन, क्यों इरिटेटिंग लाइफ हो जाएगी। आप उससे बोल के देखना, वो एंग्री आपको जवाब ही ऐसा देगा कि गुस्से से जवाब देगा, या वो परेशान होकर जवाब देगा। आप हाँ ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस तो आता है इंजरी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कोई इंजरी या आपको पेन, बॉडी में पेन नहीं होता। पेन होगा तो स्ट्रेस आ जाएगा, सबको आएगा, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा, हर किसी को आएगा यहाँ पर। तो वो चीज़ है। सबसे सही स्लीपिंग पोस्चर क्या है? सर हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं सर यार मैं रात को ऐसे सोया, मेरी नेक में ये हो गया, ठीक है, रात को मैं ऐसे सोया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, ठीक है। बट एक स्लीपिंग की ना सर साइकिल होती है, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 घंटे तो हमें ऑब्जर्वेशन रहता है कि हम कैसे सो रहे हैं, उसके बाद हमें पता नहीं लगता, इसको हम डीप स्लीप भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, जब भी आप सो रहे हैं आप लेफ्ट साइड टर्न कीजिए, सबसे बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। जब आप साइड लाइन में सो रहे हैं लेफ्ट साइड टर्न कीजिए, आपके एक पिलो नेक के नीचे होना चाहिए, वो बिल्कुल आपके मतलब शोल्डर के इक्वल होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वो दिक्कत करेगा, स्लो होगा तब भी दिक्कत करेगा, शोल्डर के इतना इक्वल होना चाहिए लगभग, मतलब उसकी ब्रेथ इतनी होनी हाँ, ताकि आपकी नेक ऐसे भी ना हो और ज़्यादा ऊपर भी ना हो, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं अगर बात करना चाहूँगा साइड लाइन की, ठीक है, तो आपका जो मान लो आप लेफ्ट साइड सो रहे हैं, तो आपका राइट साइड के सेंटर, इन दोनों के बीच में, लाइक लेफ्ट के और राइट के बीच में एक पिलो होना चाहिए, ताकि आपकी मसल यहाँ से लूज ना हो, जस्ट लाइक थके ना, जॉइंट्स के बीच में, जॉइंट्स के बीच में, इन दोनों के बीच में एक पिलो होना चाहिए। और कोशिश कीजिए अगर साइड से, अगर बैक पे अगर लेता है कि साइड से अगर आप कुछ पिलो या कुछ रख सकते हैं, छोटा कुशन टाइप, आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हाँ वेस्ट पे, सॉरी, वहाँ पे आप रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये होगा कि आप बिल्कुल करेक्शंस में जाएंगे, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट रहेगा। अलाइनमेंट के साथ जो कॉमन आजकल लैंग्वेज सुनते हैं कि भाई यार मेरी ना अलाइनमेंट ख़राब होगी, डॉक्टर कह रहा है तुझे अलाइनमेंट करानी है फिजियोथेरेपी के अंदर। जैसे आपकी वहाँ पे बैक के अंदर अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, फिर हम लोग उसकी अलाइनमेंट करते हैं, जैसे टायर की अलाइनमेंट होती है ना तो हम लोग उसमें भी अलाइनमेंट करते हैं कि हाँ यार थोड़ा टिल्ट हो गया पेल्विस, तो थोड़ा सा पुश करके यहाँ से सेटल कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी मिलती है फिजियोथेरेपी के अंदर, बट इज अ पार्ट ऑफ द कैरोप्रैक्टर ऑल्सो, बट फिजियोथेरेपी में आजकल चल रहा है, कर लेते हैं। ओके, या
क्या टेक्नोलॉजी बेसिकली एआई का कुछ इफेक्ट आया फिजियोथेरेपी पे? देखो सर, मैं एआई का इफेक्ट तो देखो आजकल हर जगह मिलेगा, हाँ, बट कुछ जगह पे एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हमारे को थोड़ा हेल्प लग जाएगा। जैसे आप ये मान लो आप सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से, आप एक ने एक सिम्टोमेटिकली चीज़ डाल दी कि मैं यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। एआई आपको ना एक लिटिल बिट, नॉट प्रॉपरली, एक ट्रैक दे देगा कि आप ऐसे मूवमेंट्स करने से आप इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन घुमा फिरा के सिर्फ बात ही रह जाएगी, फिर जाना तो फिर भी आपको बेसिकली एक बार अपने डॉक्टर के पास पड़ेगा, क्योंकि जो पैल्पेशन है वो एआई नहीं कर सकता। लाइक उसमें टेंडरनेस है, लाइक उसमें स्पाज्म है, वो तो आपका ये टूल कोई भी नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं एक प्लस पॉइंट और बता देता हूँ, जो हमारे न्यूरोलॉजिकली जो आजकल सर डिवाइसेस लगा के चलो, उसमें सर हम क्या कहते हैं एआई की हेल्प ले सकते हैं। मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है जो फिजियोथेरेपी के अंदर हेल्प करती हैं उसको पेशेंट को रिवाइज करने में। अच्छा, ठीक है। और साथ में अगर मैं बात करना चाहूँगा कि वो एक डायग्नोसिस बनाने में भी हेल्प करती हैं। डॉक्टर्स के लिए भी इजी है ये टूल, नॉट ओनली ये बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ जगह है और कुछ जगह नहीं। कुछ ऐसा भी है जो मसल्स टिश्यू को थोड़ा मतलब रीबिल्ड करने में? नहीं, रीबिल्ड के लिए सर आपकी बॉडी करती है। क्या हम उसको बात करें जो हमारे पास मोडालिटीज़ रहती है उस पर रहता है। एआई का हाँ, बस वो एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए हेल्प कर सकता है आपको। क्या फिजियोथेरेपी से कोई सर्जरी डिले या अवॉइड हो सकती है? हाँ, बहुत सारी हो सकती है डेफिनेटली। लाइक अब मेरे पास कुछ 1-1.5 साल हो गया केस चल रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस थर्ड का, तो ठीक है वो आंटी अभी नहीं करवाना चाहती है। कुछ देखो मैं आपको एक क्लियरली बात बताऊं, कुछ सर्जरीज हमारे पास ऐसी होती है जो प्री प्लानिंग में होती है। प्री प्लानिंग में ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है भाई, ठीक है आप उसको 2 महीना 3 महीना 4 महीना डिले कर सकते हैं, लेकिन होनी तो वो है। तो वहाँ से हम विद हेल्प ऑफ द फिजियोथेरेपी उसको डिले कर सकते हैं। किसी के कुछ फैमिली से इश्यूज है, ठीक है, कोई पेशेंट अभी अपने आप को ना कॉन्फिडेंट नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब पीछे एक आंटी मिले, कहते हैं मेरे को तो अभी करानी ही नहीं है, घुटना चेंज नहीं करवाना मुझे, घुटना चेंज। ठीक है, मैं कोई बात नहीं आंटी, जैसे आपका मन करे वैसे करवा लें, बट मेरी तरफ से होगा। बट ये है कि आप इसको डिले कर सकते हैं बट ख़त्म नहीं कर सकते। अवॉइड, अगर मैं आपको एक वर्ड की बात करूँ, अवॉइड या डिले सेम चीज़ चल रही है, तो ठीक है कुछ कंडीशंस हमारी हो जाती है कि हाँ हम उसको थोड़ा लंबा भी चला सकते हैं, 4 साल 2 साल 3 साल चल सकता है, लेकिन सोल्यूशन आपका सर्जरी ही है। अवॉइड का नंबर ऑफ पीपल्स चलते हैं कि यार नहीं यार मैं ख़त्म हो जाएगी बीमारी। देखो जो चेंजेस आने हैं परमात्मा ने ऊपर बढ़ाने देने दिए हैं, वो जो आ चुके हैं, हाँ तो हम उनको थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हो जाता है कई बार। आप अब मेहनत से, हाँ लेकिन अब एक्सरसाइज करके, ठीक है, अपने प्रॉपर फिजियो की गाइडेंस के अंदर रह के, ठीक है, आप उसको सालों साल तक भी डिले कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं महीने की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट उसको सालों साल तक भी डिले कर सकते हैं। और उसमें कई बार पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है कि सर आई एम फीलिंग कम्फर्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो ज़रूरत ही नहीं, अब ज़रूरत ही नहीं है। बट वो कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा, फिर वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन आज एक्सरसाइज करनी है, ठीक देखते हैं वो ना फिर अपने आप को वैसा का वैसा फिर नॉर्मल में आने के बाद वो वैसा का वैसा फिर चीज़ों को बढ़ा भी देता है। ओके ठीक है। जो एथलीट्स का रिकवरी प्लान होता है और जो नॉर्मल पेशेंट्स का रिकवरी प्लान होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? मैं सर बेसिकली आपको बताऊं कि एथलीट जब पेशेंट बन जाता है, ठीक है, हम उसको कुछ दिनों तक तो एज ए पेशेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है, धीरे 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 करके उसके शेड्यूल पे उतारते हैं। अब पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था क्रिकेटर का, ठीक है, तो आज वो हमारे साथ खेल रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा सर्जरी ने रोल नहीं निभाया, सर्जरी ने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया, बट फिजियोथेरेपी पार्ट उसको आज खेलने तक लाया, ठीक है। फिजियोथेरेपी को मैं बहुत लाइक आप समझना कि आपको सेकंड लाइफ देगा फिजियोथेरेपिस्ट आके स्पोर्ट्स के अंदर। और जैसे आपका क्वेश्चन बीच में रहा है कि एथलीट और पेशेंट्स में क्या फ़र्क रह जाता है, ठीक है, जो एथलीट की जो हम रिकवरी देते हैं उसमें उसकी जो डोजेज होती है, उसका जो थोड़ा टाइम शेड्यूल्स होते हैं प्रॉपर रखने पड़ जाते हैं,
ठीक है, पेशेंट्स के अंदर थोड़ा रखना पड़ता है। रिकवरी हम मल्टीपल तरीके से ले सकते हैं, उसके साथ उसकी स्लीपिंग साइकिल अच्छी रख के ले सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोटीन देंगे। अब सर देखो, मुझे 10 की स्पीड में भागना है, आपको 2 की स्पीड में भागना है, तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होगी, पर मुझे ज़्यादा होगी। तो मेरे को मसल भी तो उस हिसाब से रिकवर करना पड़ेगा, उस हिसाब से रिकवरी भी करनी है और उस हिसाब से मुझे काम भी करना, तो वो चीज़ें भी आती है। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये आपका मेनली जो एथलीट के साथ रहने वाला फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि आपको एक बता दो, फिजियोथेरेपिस्ट की भी नंबर ऑफ क्वालिटीज़ होती है। बताऊँ तो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं कि हाँ वो एक स्पोर्ट्समैन को रेडी करने के लिए होते हैं। एक क्लिनिकल जो हम लोग देखते हैं ऑर्थोपेडिशन में, न्यूरोलॉजिकल में, पीडियाट्रिक में, जेडियाट्रिक में, यहाँ पे फिजियोथेरेपी काम आती है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही यही होता है, तो पूरा प्रिपेयर करना अपने स्पोर्ट्स के अंदर। या अगर मुझे थोड़ा कहीं पेन हो रहा है तो मुझे क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या ऑर्थो के पास जाना चाहिए? देखो सर, ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल पब्लिक है वो एमबीबीएस या ऑर्थो सर्जन के पास जाना प्रेफर करती है प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि कुछ पेन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्थो सर्जन होता है वो आपको मेडिकेशनली प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, ठीक है, वो साथ में वो फिजियोथेरेपी एडवाइस कर देता है, ठीक है। बट आप कोशिश करें कि हाँ, अगर आपकी वाली बात मैं फिर कंप्लीट कर रहा हूँ, आप एक्यूट कंडीशंस में, ठीक है, क्रॉनिक में नहीं है, आज आप एक्यूट कंडीशंस में, तो एक ओपिनियन अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट का ले लें, क्योंकि वहाँ पर जाके वो आपकी टेंडरनेस, स्पाज़म, कुछ अगर हल्का फुल्का इंजरी हो गया तो वो आपको रिकवर कर देगा विदाउट मेडिसिन, जिससे आप अपने लीवर और किडनी पे मेडिसिन के इफ़ेक्ट होने के लिए बचा सकते हैं। तो मेन पार्ट जो आने वाला टाइम है, मैं बात करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि अवॉइड ऑफ द मेडिसिन चलें, ये बॉडी के लिए हेल्पफुल है। आप एक्सरसाइज पे डालें, ठीक है। और क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्या करेगा, नथिंग जस्ट कि कुछ उसकी मोडालिटीज़ रहती हैं और उसके अलावा जो उनके मैनुअल प्रोसीजर होते हैं, फिर आपको वो एक्सरसाइज पे डाल देता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप मेडिसिन से अवॉइड रहें। अगर आप मेडिसिन से अवॉइड होना चाहते हैं तो आप कोशिश करेगा आप 100% ही फिजियो के पास जाए ये चीज़ रहेगी, क्योंकि मेडिसिन का कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है, डेफिनेटली मिलते हैं सर कहीं ना कहीं। देखो उसके कॉम्प्लिकेशंस कई बार हमें आज देखने को नहीं मिलते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें मिलते हैं आफ्टर 40 एज, ठीक है। किसी के कुछ सालों में देखने को मिल जाते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो एक मेडिसिन आपको या ड्रग फॉर्म में तब लेना चाहिए जब आपको वाकई लगे कि आई एम रिक्वायर्ड दिस। नहीं तो आप कोशिश करें कि मेडिसिन को कम से कम ले। मेनली तो आप कोशिश करें कि पेन में तो ले ही ना, पेन में अपना फिजियोथेरेपिस्ट के बाद दिखा के आप उस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो जैसे ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं जो ज़्यादा एज की होती हैं, वो क्या करती रहती है, अगर थोड़ा सर दर्द हुआ, अगर कुछ हुआ, दर्द हुआ, बैक में दर्द हुआ, पेन किलर, ये खाया पेन किलर, तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट पेन किलर को रिप्लेस कर सकती है? श्योरली कर सकता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही यही है कि आपके जो करेक्शंस करना, आपकी बॉडी में आपकी जो अलाइनमेंट्स की करेक्शंस करना, अगर आपका जो डेली का पोस्चर है उसमें करेक्शंस डालना। ब्रदर देखो, मेरे पास एक केस आया और आप बेसिकली मानोगे, हमारे में टर्मोलॉजी होते हैं एर्गोनॉमिक्स के नाम से, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अच्छे से अलाइनमेंट करते हैं और हम देखते हैं। तो एक लड़का आया मेरे पास, वो बोला कि सर मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा बैठा पर मेरा बैक शोल्डर का पेन नहीं जा रहा है। आप सीरियसली मानेंगे तो डायग्नोसिस में निकला क्या, आप मानेंगे। मैंने उसको बोला कि यार एक काम कर, तो ना अपने ना चेयर, जैसे बात करते हैं कि चेयर चेंज कर दे यार आज। सर चेयर चेंज कर दे, उसका पेन खत्म हो गया। अच्छा। अब आप मानो कि आपकी चेयर, खाली ओनली चेयर, एक आपके पेन भी कर सकती है। अगर हर किसी की ना लाइफ है सर, एक आपके शूज़ की भी लाइफ होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक शूज़ लेते हैं, सालों साल तक चलाते हैं। सर जेन्युइनिटी बताऊँ आपको, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ और पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट आप ले सकते हैं कि एक शूज़ की लाइफ 7 से 8 महीने की होती है। उसके बाद वो शूज़ आपकी बॉडी के अंदर इंजरीज लगा सकते हैं, डिफॉर्मिटीज लगा सकते हैं, चेंजेस लाने शुरू कर देता है। आपकी चेयर की भी लाइफ होती है सर, जैसे कि हर चीज़ की लाइफ भगवान ने दी है। हम क्या करते हैं कि यार एक चेयर दी है, यार ये तो मेरे दादे के टाइम की चेयर चल रही है आज तक, ठीक है।
तो हम उसी चेयर को चला रहे, ठीक है, बट वो चेयर ऐसी हो जाती है कि वो आपकी बॉडी को अनस्टेबल कर देती है वहाँ पर आके। तो उस कंडीशन में फिर वो इंजरीज बनना, बैक पेन बनना, ये बन जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। क्या आप कुछ जैसे मैट्रेस होते हैं, गद्दे होते हैं जैसे, राइट, तो आप कुछ गद्दे भी वगैरह सजेस्ट करते हैं कि मतलब क्या जैसे सॉफ्ट गद्दे पे हमें रहना चाहिए या फिर ज्यादा हार्ड होना चाहिए या वोटर वाला होता है जैसे वैसा? मैं समझ गया, लेकिन उसके अंदर आपको लगभग कोशिश करें कि आप मल्टीपल लेके चलें, कभी क्या, क्योंकि बॉडी को कभी एक जैसा नहीं रखना चाहिए, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि आप जब ज़्यादा सॉफ्ट में आते हैं, देखो यार परमात्मा ने नेचर दिया है, और वो यार इंडियंस तो सबसे बड़ी बात, हम तो खुश नसीब है कि हमें गर्मी भी मिलती है, सर्दी भी मिलती है। तो मेरा भी पर्सनली इस चीज़ को मानना है कि आपको बॉडी टू बॉडी टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करना चाहिए, ताकि उसमें आपका अलाइनमेंट भी अच्छी रहे, बॉडी भी अच्छी रहे, मसल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहे। अब कुछ ज़्यादा आप हार्ड गद्दे यूज़ करते हैं, मैट्रेस यूज़ करते हैं, उस कंडीशन के अंदर स्टिफनेस होने के चांसेस ज़्यादा है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ सर, हमारे साथ क्या होता है। हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, 18 की एज में जब हम लोग आते हैं ना बॉस, दौड़ भागते जाते हैं, ठीक है, पैसा, काम, अचीवमेंट, सक्सेस, भागते रहे, करते हम आगे 45 एज में फिर हम देखते हैं अरे हमने अपनी बॉडी के लिए तो कुछ किया ही नहीं। फिर जब आपको कोई पहला पेन आता है या आप पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फिर लगता है यार मैंने 20 साल में किया ही क्या है, मैंने अपनी बॉडी को टाइम दिया ही नहीं है। और तब तक आप इंजर्ड हो चुके होते हैं, या आप किसी कंडीशंस के अंदर आ चुके, आपने अपनी बॉडी को पूरा घिस लिया। हाँ। तो आप कभी ना अब्रॉड जाके देखना, ठीक है, और वहाँ पे क्या हर किसी का ना एक लाइफस्टाइल है बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तो सारा सिंथेटिक लाइफस्टाइल है, सब उनका अच्छा, बहुत लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। क्यों? वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को सुबह 1 घंटा 2 घंटा टाइम देते हैं अच्छे से, उसके बाद काम करते हैं। हम सोचते हैं वो 2 घंटे में भी हम लोग काम करके पैसा कमा लें, ठीक है, बट वो 2 घंटे का पैसा हमने सालों में कमाया था, फिर हम उसके बाद जाके डॉक्टर को दे देते हैं। So now it's time for our favorite rapid fire round. Morning workout or evening workout? मॉर्निंग। Yoga or gym? जिम। Running or cycling? साइकिलिंग। Posture correction or strength training? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। One exercise that everyone should do daily? स्ट्रेचिंग ऑल ओवर फुल बॉडी इज पॉसिबल। Okay. Standing desk, useful or overrated? यूजफुल। Quickest hack to fix back pain at work? एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। Sitting cross legs or sitting on a chair? Which is healthier? डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। One athlete who seriously need a physiotherapy? जसप्रीत बुमराह, बिकॉज बाबर वो इंजर्ड होता है। One line advice for the people who sit 8 hours daily? विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स वॉकिंग, Okay. लाइक जैसे आपका रहेगा हर घंटे के 15 10 मिनट। Okay. वो करना चाहिए। Yeah. Nice. We are done with our rapid fire round. Diet और हाइड्रेशन का क्या रोल होता है रिकवरी में? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। मैंने लास्ट टाइम अभी पीछे एक एथलीट के वर्कशॉप में गया, वर्कशॉप लगे कैंप में गया। आप सीरियसली मानेंगे, हमारे इंडिया के हमने वहाँ पे 1000 एथलीट्स का डायग्नोसिस करा, और उसमें आप सीरियसली मानो 700 एथलीट्स सफर फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। या एथलीट्स। और वहाँ पे उनकी वर्डिंग क्या रही, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि सर हमारे पास एक पानी की बोतल होती है और हम लोग 5 जने होते हैं पीने वाले। 1 लीटर की बोतल में 4 घंटे काम कर रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए कि सर मुझे बैक पेन है, क्यों है, मुझे नेक पेन है, क्यों है। और आप सीरियसली माने, हमें कोई वहाँ पे मतलब एक प्रॉपरली फिटनेस में जिसको हम बोलते हैं कि हमारी एक MMT या रेंजेस के हिसाब से कोई कंफर्ट नहीं मिला। मेन रीज़न निकला हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या करता है, डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके जॉइंट रेंज को कम कर देता है, आपकी मसल को फैटिक कर देगा या स्पाज्म कर देगा। बिकॉज कभी आपने देखी होगी बंजर ज़मीन कैसी होती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारी मसल्स आ जाती है। तो
आप कोशिश करें, चाहे आप एम्प्लॉय हैं चाहे आप एथलीट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें। मतलब कोशिश करें हम लोग 3 से 4 लीटर पर डे इनटेक करें, ताकि जो वाटर आपकी मसल्स की रेंज ऑफ मोशन में, मसल्स की रिकवरी में हेल्प करेगा, ठीक है। और बात रही डाइट की, अगर मैं बात करना चाहूँगा, आप कोशिश करें कि प्रोटीन्स लें अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। हाँ, प्रोटीन्स की आपकी फॉर्म है, मल्टीपल फॉर्म्स है, आप उसको सोयाबीन में ले सकते हैं, हम उसको पनीर में ले सकते हैं, जिस डिपेंडेंट आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। आपकी डाइट और हाइड्रेशन बहुत मैटर करता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, आपकी फिर मैं बात करना चाहूँगा रेंज ऑफ मोशन के लिए, उसके अलावा आपकी एक बूस्टिंग के लिए कि हाँ मैं एक्टिव हूँ। क्यों? क्योंकि एक एथलीट हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे मैं नॉर्मल भी हूँ, मुझे एक एक्टिविटी, एक बूस्ट चाहिए बॉडी के अंदर। तो डाइट और हाइड्रेशन तो ऐसे रोल करती है। बीइंग एन एडल्ट, इस एज पर मेरे को थोड़ा कंसर्न होता है कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ ना थोड़ी अच्छी रहे, थोड़ी मतलब उनको कुछ दिक्कत ना हो। अभी एज क्या होगा आपके पेरेंट्स की? वो 40+ है। 40+ है। तो देखो, मैं अब उनको यही एक आपको और सभी ऑडियंस को यही सलाह देना चाहूँगा जो आपके पेरेंट्स हैं। ये मैं सिर्फ ओनली फॉर 40+ के लिए नहीं, इवन सबके लिए बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके शेड्यूल्स होने चाहिए। बेसिकली सुबह 1 से 2 घंटा आपको वॉकिंग, या आप जिम जा सकते हैं, जिम में जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी डाइट पूरी प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा 40+ एज की, जो हमारे इंडियन सिनेरियो में हमारे माँ बाप को घर में देखने को मिलता है। वो सफ़र कर रहे होते हैं नी से, लो बैक से, नेक पेन से। तो आप अपनी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर जॉइंट की स्ट्रेंथ को मेंटेन करें, और अपने आसपास के फिजियो के पास अगर आप जाते हैं, ठीक है, आप पेन में सफ़र करें, आप उनकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको सीखें अच्छे से और अपने घर में करें। और फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यार हमें ना फिजियो बाबा करानी पड़ती है। वो क्यों करानी पड़ती है? वो ये रीज़न होता है कि हम लोग जब तक कर रहे हैं तब तक अच्छा, जैसे हम नॉर्मल में होते हैं, हम कहते हैं हमें जो एक्सरसाइज की नहीं है, ठीक है। तो 40+ एज के अंदर आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग कोशिश करें। अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ कर सकते तो और अच्छा है। तो ये सब करेंगे तो आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेगा, ताकि जो उससे आने वाले जो आपके चेंजेस रहते हैं, लाइक मैं अगर मैं बात करना चाहूँगा कॉमनली, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसके अलावा आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसके अलावा अगर आपको लो बैक पेन हो गया, स्लिप डिस्क होगी जो आजकल कॉमन देखने को मिल रही है, आपका सर्वाइकल हो गया, आप इन से बचे के बचे रह सकते हैं, क्योंकि डीजनरेशन चेंजेस तो आने ही आने हैं। हाँ, बट ये वो चीज़ें थोड़ा सा डिले हो जाएंगी। तो अपने पेरेंट्स से, देखो मैं भी आपको ये कहूँगा कि अपने पेरेंट्स को बोले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अपने आसपास कहीं यूट्यूब या कहीं चैनल पे जाके देख के आप इसको कंसिडर करें और डेली अपने रूटीन में फॉलो में डालें। हमको फिजियोथेरेपी कब नहीं करानी चाहिए? मतलब क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जब हमें फिजियोथेरेपी उस टाइम नहीं करवानी चाहिए? देखो सर, इसमें बेसिकली तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फिजियोथेरेपी किस, आजकल हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो गायनी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑर्थो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो न्यूरो डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में फिजियो का कहीं ना कहीं रोल बन चुका है। लेकिन कुछ जगह हम आ जाते हैं कि जहाँ हमें लगता है यार हमें नहीं करना है, या पेशेंट को भी अवेयर होना चाहिए। सबसे पहले की कोशिश करें, जब आपको कोई स्किन के ऊपर एलर्जी है, आप बर्न में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, अगर मैं बात करूँगा जो थोड़ा डेंजरस है बोलने में भी, बट परमात्मा ना करे किसी को हो, वो है कैंसर। उसके अंदर भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, वो ब्रेक, क्योंकि मैलिग्नेंट कैंसर कई बार टूट जाता है तो पता नहीं लगता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। और कोशिश करें ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के अंदर कि आप कोशिश में रहें जब आपको फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी ना करें उस चीज़ के अंदर। पेशेंट ये सोचता है कि मुझे फ्रैक्चर हो गया और मुझे यार चलना है फटाफट, वो फिजियोथेरेपी को कंसिडर कर लेता है, ठीक है, पर उसकी ना पहले अच्छे से कैल्सिफिकेशन होने दें, मतलब आपकी लाइन में हड्डी को जुड़ने दें, तब उसके आसपास की मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथ दें। क्योंकि बेसिकली फिजियोथेरेपी इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग इन द बॉडी, कि आपको वो दोबारा रिकवर करता है आपकी पुरानी चीज़ों से, आपको वापस वैसा करके लाता है। क्योंकि कोई भी इंजरी होती है बॉस बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे वीकनेस आती ही आती है। लाइक अब आपने देखा होगा नी रिप्लेसमेंट के केसेस के अंदर, हिप रिप्लेसमेंट के अंदर केसेस के अंदर, कि वहाँ पे क्या रहता है कि कुछ डॉक्टर्स में, कुछ सर्जन्स की मैं बात करना चाहूँगा इंडिया के अंदर, जो फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत अच्छे से
बोलते और करते भी हैं कि आप यू शुड बी नीड द फिजियोथेरेपी, बिकॉज उसमें सर क्या है, कभी भी कोई सर्जरी होती है, चाहे वो गायनी में हो चाहे वो ऑर्थो में, इसी पार्ट में, उसके आसपास की जो मसल्स होती है वो लूज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ डाउन चली जाती है, ठीक है। तो अब देखो हमें तो वापस अपनी जगह पे आना है, ऑब्वियसली आने तो 5 दिन बाद 7 दिन बाद तो वापस ही आना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो 5-7 दिन के अंदर जो आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा वो फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा, कि हाँ कि भाई इस चीज़ को वो पर्टिकुलर मसल की वो पर्टिकुलर जगह की करवाएगा, ताकि इस बेसिस पे आप उस चीज़ को स्ट्रांग कर सके। नी रिप्लेसमेंट अंदर कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो एडवाइस नहीं करते हैं, बट ठीक है। बट मैं एक कंसेप्ट और भी क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ बी फ्रेंकली, कि अगर हमारे पास हमारा सोसाइटी इतनी अवेयर होती, घर में एक्सरसाइज करती, तो जिम के ताले लग गए होते। क्यों वो नहीं करती? तभी तो जिम जाती है, वहाँ जाके एक शेड्यूल से करती है। मुझे पता है मुझे सुबह उठना है, मुझे 8 बजे जिम पे जाना है, लेकिन बेसिकली क्या हुआ, अगर मुझे पता मुझे घर पे एक्सरसाइज करनी है, 8:15 पे उठेंगे, 8:30 उठ के कर लेंगे, आधा घंटा कर लेंगे, आज वो रह का फिर रह जाता है। द पार्ट ऑफ द लाइफ कि आपको स्ट्रेंथनिंग करनी कैसे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दे, एक्सरसाइजेस पे दे, अपने आप को कवर करके रखें, आपको अपनी इंजरी से बचा के रखें, क्योंकि इंजरी आती नहीं है, इंजरी हम लोग जनरेट करते हैं धीरे धीरे करके। वही मैं एक वर्डिंग यूज़ करना चाहता हूँ कि कहाँ का करा कहाँ आ जाए, वो चीज़ आती है। कहाँ का करा कहाँ आ जाए, वो चीज़ होती है। एथलीट लेवल के लिए सबसे कॉमनली रहता है। वैसे आपने अभी वो डिहाइड्रेशन वाली बात चल रही थी बीमारी, तो उस टाइम तो कुछ नहीं होगा, जब वो परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है जो हमारी एडीएल होती है, डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे आ गया। अब कई लोग मुझे कहते हैं मैं चल रहा था, चलते चलते पैर ट्विस्ट हो गया, लिगामेंट टूट गया, कहीं ना कुछ रहा होगा, ठीक है, इंजरी कुछ से लगी वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पारस, इट्स बीन अ वंडरफुल लर्निंग फ्रॉम यू। ओके, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू।